हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ज्ञानार्जन चैनल। लास्ट वीडियो में हमने आप लोग को सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स बताए थे, कैसे डिवीजन हुआ है, क्या क्या मेन 3 कंपोनेंट्स हैं। लास्ट वाला था सेल ऑर्गेनल्स। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइजोसोम्स है, गोल्जी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है। तो इन सब का काम क्या, यही सब चीज़ें हैं जो जिनके अलग अलग फंक्शन हैं और जिससे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अच्छी तरीके से चल पाती है, क्योंकि हर चीज़ सिस्टमैटिक वे में तभी होती है क्योंकि सबका अलग अलग काम डिवाइड है। तो हमें ये पढ़ना है कि किस सेल ऑर्गेनल का क्या काम है, क्या फंक्शंस है, और एग्जाम में इनके बारे में सिर्फ फंक्शनिंग्स पे ही क्वेश्चंस बनते हैं और किसी भी चीज़ पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो इसीलिए हम डायरेक्टली आप लोग को सिर्फ फंक्शंस बता रहे हैं। पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप्स का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर आप लोग को बताएंगे, उसमें आप लोग बताएंगे वो कैसा दिखता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि फंक्शन क्या है, क्योंकि मेन चीज़ फंक्शन है, ये हमें जानना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है कि ये एक स्ट्रक्चरल बेस की तरह काम करता है, ठीक है, और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस इसका मेन फंक्शन है। तो हम देखते हैं, गिव स्ट्रक्चरल बेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए स्ट्रक्चरल बेस की तरह ये काम करता है। दूसरी बात, प्रोवाइड्स द साइट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड लिपिड्स। जितने भी हार्मोन्स या लिपिड्स बनते हैं उनके लिए एक साइट का काम करता है, वो सब यहीं पे इसी जगह पे बनते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है, ठीक है। ये 2 फंक्शंस थे। अब हम आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये फंक्शन है कि इट इज़ बिलीव दैट प्रोटीन फाउंड इन एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माना गया है कि जो भी प्रोटीन फॉर्मेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो गोल्जी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और गोल्जी बॉडी में ये प्रोटीन आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो एक काम क्या है, इसने क्या किया, जो भी प्रोटीन फॉर्म हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो पैकेट्स में इन्हीं में एक पैकेट्स टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, उसमें आके फिल्ड अप हो जाता है और गोल्जी बॉडी में स्टोर हो जाता है। इसको हम गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, इन्वॉल्व इन कॉम्पोजिशन ऑफ लाइजोसोम, बायोमेम्ब्रेन, सेल वॉल। लाइजोसोम जो हमने बताया था कि सुसाइडल बैग भी कहते हैं हम लाइजोसोम्स को, तो लाइजोसोम, बायोमेम्ब्रेन और सेल वॉल के कॉम्पोजिशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरा फंक्शन है कि वैक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हमने यहाँ पे 2 ही फंक्शन लिखे क्योंकि हम 2 सबके फंक्शंस बता रहे हैं, ताकि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना पढ़ें जितना मेन पूछा जाता है। हम एग्जाम पर्पज से वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वैक्यूल्स हमने बताए थे कि प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में ना के बराबर होते हैं। तो जो वैक्यूल्स वो बनते हैं, बड़ा सा शेप होता है सेल में, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही वो वैक्यूल्स बनते हैं। अब हम बात करते हैं लाइजोसोम्स की। यहाँ पर देख रहे हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं, स्कैवेंजर ऑफ द सेल कहते हैं। इन 2 नामों से लाइजोसोम्स को जाना जाता है। दूसरी चीज़, लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग और स्कैवेंजर अगर कहते हैं तो ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये अपनी उन सेल्स को जो इंजर्ड हुई होती हैं या जो जिनकी डेथ हो चुकी होती है, वो कहाँ जाएंगी हमारी बॉडी से, तो उन इंजर्ड हुई सेल को या जिनकी डेथ हो चुकी है उन सेल को ये अपने अंदर ही डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, लाइजोसोम्स तो बोलते ही हैं और स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब और ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उनको ले लेता है अंदर, अपने डाइजेस्ट कर लेता है। जो सेल्स ऐसी होती हैं जिनको रिपेयर करके दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है, दोबारा वो सही हो सकती, तो उनको रिपेयरिंग में भी हेल्प करती हैं। तो ये 2 मेन पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये उसके साथ ऑल जितने ऑर्गेनिक मटेरियल उसको मिलते हैं फूड वैक्यूल से, उनको भी डाइजेस्ट कर लेती है और उससे एनर्जी को जनरेट करती है। तो इट कैन डाइजेस्ट ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम फूड वैक्यूल्स एंड हेल्प इन जनरेशन ऑफ एनर्जी। लाइसोसोम्स क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है, प्लांट सेल के, क्योंकि प्लांट सेल में पाया जाता है, हमने बताया था डिफरेंस में, एनिमल सेल में पाया एक तो नहीं पाया जाता, और अगर कहीं किसी सेल में देखा गया तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो वैक्यूल बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। तो किसके बाई प्रोडक्ट या टॉक्सिक प्रोडक्ट को ये स्टोर करते हैं अपने अंदर, प्लांट सेल के टॉक्सिक प्रोडक्ट्स
जहरीले पदार्थ या इनको हम बाई प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, इनको अपने अंदर स्टोर करते हैं। इसके बाद आती है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी इन प्लांट सेल में जो सेल स्वेल्ड अप हो जाती है ड्यू टू वाटर प्रेशर, उसको हम टर्जिडिटी बोलते हैं। तो वो टर्जिडिटी यहाँ पे क्यों होती है? अगर किसी की हेल्प से होती है तो वो वैक्यूल्स ही हैं जिनकी हेल्प से टर्जिडिटी होती है। इसके बाद इंटरनल, अंदर ही जो वाटर प्रेशर है, उस वाटर प्रेशर इट मेंटेन्स हाई इंटरनल वाटर प्रेशर विच हेल्प इन सपोर्ट ऑफ प्लांट टिश्यूज। तो एक ये भी वर्किंग है, लेकिन ये दो बेसिक पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं टर्जिडिटी से ही ये पॉइंट रिलेट कर रहा है जो आप लोग को ओरली बता रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। बात करते हैं फिफ्थ सेल ऑर्गेनल की, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या हैं? प्लास्टिड्स भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। इनमें जो इसके 3 टाइप्स हैं उनका रोल होता है, तो देखते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और सबकी अलग अलग फंक्शनिंग है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में, लीव्स में जो ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर्स इन प्लांट, ग्रीन कलर इन प्लांट्स। ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट है, अब जब ग्रीन कलर का पिगमेंटेशन है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और हमें ये जब पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं, वो कौन सी प्रोसेस होती है? हमने आप लोग को अपने पहले वीडियो में बताया था, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, और क्या मिलता है हमें? प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सीजन का। तो वो जो डेफिनेशन है, वो जो रिएक्शन है, यही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, और यही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल होता है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं क्रोमोप्लास्ट। स्पेलिंग देख लीजिए, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्रोमोप्लास्ट है। जो क्रोमोप्लास्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है वो भी कलर्स के लिए, लेकिन ये सिर्फ ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और ये सारे बाकी कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ ग्रीन कलर को छोड़ के, एक्सेप्ट ग्रीन कलर। रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में कलर्स होते हैं, तो फ्रूट्स के, फलों में अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, तो उनमें सिर्फ ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी सारे फ्रूट्स के कलर के लिए और प्लांट्स के अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा क्रोमोप्लास्ट। थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब होता है स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन, इन सबकी एनर्जी को लेकर बात है, किसी कलर या पिगमेंटेशन का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन्स। स्टार्च, फैट्स और प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनके स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी बात, जो ल्यूकोप्लास्ट है केवल यही क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट भी हो सकता है, कन्वर्टेबल होता है, और इट सर्व एज स्टोर हाउस ऑफ स्टार्च, फैट्स एटसेट्रा, और इट कैन चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट, नॉट क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। और बात करते हैं अब, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एंड क्रोमोप्लास्ट आर एब्सेंट, ल्यूकोप्लास्ट में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है, इसीलिए ये सिर्फ एक स्टोर हाउस बन के रह जाता है। लेकिन यही एक है जो कि वापस क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट भी हो सकता है। ठीक है, प्लास्टिड्स हो गया। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। यहाँ बात करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? कि ये हमारी सारी सेल्स को एनर्जी रेगुलेट करके देता है, और एनर्जी जो देता है वो किस फॉर्म में देता है? एटीपी के फॉर्म में देता है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम है इसका। तो एनर्जी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। दूसरा पॉइंट है साइट्स ऑफ सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया एज अ साइट, एज एक ऐसी फंक्शनिंग देता है कि जहाँ पे सारे अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस होता है। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग को याद हो गए होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं पेरोक्सिसोम्स पे। पेरोक्सिसोम्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, टोटल मिला के हम देखें तो हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनाया है यहाँ पे कि
पेरोक्सिसोम हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस एंड प्रोटेक्ट द सेल्स। जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है वो पेरोक्सिसोम करता है, कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि पॉइजनस सब्सटेंस जो होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई कर लेगा तो हमारी सेल्स अच्छे से बच पाएंगी और उनकी एनर्जी मेंटेन रहेगी और वो काम ज़्यादा कर सकेंगी, अच्छे तरीके से कर सकेंगी। तो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस एंड प्रोटेक्ट द सेल। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स पहले क्या है, राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होते हैं सेल के, और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। और जो राइबोसोम्स होते हैं इनमें 37% प्रोटीन का होता है, 63% RNA होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फंक्शंस पे। तो हम ये देखें मेन फंक्शन क्या है राइबोसोम्स का, कि राइबोसोम्स आर एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एज mRNA। mRNA का मतलब है मैसेंजर RNA, एज सपोर्ट प्रोटीन सिंथेसिस ओनली व्हेन दे आर अटैच टू राइबोसोम्स। पहली बात तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम, और उसके बाद एज अ मैसेंजर RNA को सपोर्ट करना, ये सब तभी होगा जब ये अटैच्ड होंगे राइबोसोम से। तो राइबोसोम का रोल है ही अपने आप में काफ़ी बड़ा रोल है। अब हम आते हैं सेंट्रियोल पे। सेंट्रियोल क्या होते हैं, हमने आप लोगों को बताया था कि सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होते हैं सेल के, और सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में ये क्या करते हैं, ये जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर्स का ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रियोल्स के थ्रू ही होता है। तो सेंट्रियोल्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इनमें। आप लोगों ने सेंट्रियोल्स को देखा होगा, जब सेल डिवीजन होता है तो अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होते हैं। तो इनका फंक्शन हम यही बताएंगे कि इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, इसका स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान। अब हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनल बचता है न्यूक्लियस। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। सेल ऑर्गेनल हमारा लास्ट न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड प्रॉपर डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस हमें मिलता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस, तो हम अगर न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, हमने यहाँ आप लोग को जनरल व्यू दिखाया है न्यूक्लियस का। एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स, या क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं इनको, या क्रोमैटिन थ्रेड्स भी कहते हैं, वो हैं। और ये जो बाहर की लेयर दिख रही है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अंदर ये छोटा सा गोला बना है, इसके अंदर एक छोटा सा गोला बना है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये 3 मेन पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के अंदर जो आते हैं न्यूक्लियस के डायग्राम में, जनरल व्यू में इन तीनों का अलग अलग रोल होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस करता क्या है, रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल एंड कंट्रोल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन सेल्स। सारी हमारी सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी वर्किंग्स हैं, ये प्रॉपर वे में हो रही हैं कि नहीं हो रही, कितनी एक्टिव है सेल, और जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस डे पर डे हर मिनट हमारी बॉडी में चल रही होती, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, सबको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस। उसके बाद हम आ जाते हैं, इट हैज़ जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन थ्रेड्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे न्यूक्लियस का अपना जेनेटिक मटेरियल है, और इन्हीं के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल है, कोई DNA RNA से यहाँ संबंध नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रोवाइड द चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोवाइड, ये जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ पे कहीं थोड़ा सा बीच में स्पेस है, तो ये हमें एक चैनल प्रोवाइड करती है ताकि आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो सके किसी भी मटेरियल का हमारे न्यूक्लियस से सेल तक। ओके, तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियस से लेकर के सारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जितने भी 10 अभी तक के मेन सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनके सारे दो तीन फंक्शंस हमने आपको प्रॉपर में बताए हैं। इससे ज़्यादा फंक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पहली बात उठते ही नहीं यार। हमारा ये वीडियो अगर आप देखेंगे आपको सारे सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। आप लोग आसानी से MCQs क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आप लोग प्रॉपर वे में सॉल्व कर सकते हैं। बस 1-2 बार वीडियो देखने की ज़रूरत रहेगी। और इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो ये तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हम बेसिकली जो हमारा मेन तरीका है बनाने का वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को सामने रखते हुए ही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ज्ञानार्जन चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, व्यूज़ बढ़ाइए और शेयर करिए।